नमस्कार। चलिए आज शब्दों के जरिए भारत की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं। हम सुंदर भारत कविता के भाव और उसके सौंदर्य की गहराइयों में उतरेंगे और ये महसूस करेंगे कि कवि की नज़रों से हमारा देश कितना अद्भुत, कितना प्यारा दिखता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है कि आखिर कवि भारत को इतना सुंदर क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या खास है? यही सवाल हमें इस पूरी कविता की यात्रा पर ले जाएगा। तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये कविता सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये तो भारत की आत्मा का एक जश्न है, एक उत्सव है। इसमें कवि भारत के हर एक पहलू को, चाहे वो यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या फिर यहाँ के लोगों के बड़े बड़े दिल, सबको बहुत सम्मान देते हैं। देखिए, कविता की शुरुआत में ही कवि भारत की महानता के 4 मजबूत स्तंभ हमारे सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि ये भूमि अलग अलग धर्मों को मानने वालों का घर है, यहाँ के लोगों के दिलों में प्रेम और ममता बसते हैं, यहाँ की कुदरती खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और हाँ, यहाँ के लोग कर्म को ही अपनी पूजा मानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कवि अपने शब्दों से भारत की प्रकृति का एक जीता जागता चित्र कैसे बनाते हैं। यहाँ उनकी कल्पना का एक अद्भुत इस्तेमाल देखने को मिलता है। इन पंक्तियों पर जरा खास ध्यान दीजिए। यहाँ कवि भारत को सिर्फ एक देश के नक्शे की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े जीवित इंसान के रूप में देख रहे हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक बहुत गहरी, एक बहुत इमोशनल तस्वीर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कवि कल्पना कर रहे हैं कि भारत का मस्तक यानी माथा हिमालय की तरह पवित्र और ऊंचा है, और उसके पैरों को विशाल महासागर एक आंचल की तरह धो रहे हैं। सोचिए, ये कल्पना भारत के गौरव और उसकी विशालता को कितने खूबसूरत ढंग से दिखाती है। अब जरा आकाश की बात करते हैं। हो सकता है ये पंक्ति थोड़ी मुश्किल लगे, पर इसकी असली सुंदरता इसके गहरे अर्थ में ही छिपी है। मणिबद्ध नील नभ, इसका मतलब है मणियों से यानी कीमती रत्नों से जड़ा हुआ नीला आकाश। कवि की कल्पना तो देखिए, वो कह रहे हैं कि ये आकाश एक बहुत बड़े और स्थिर नीले कपड़े या पट जैसा है, जो भारत को अपनी छांव में लिए हुए है। ये कल्पना आकाश की शांत सुंदरता और उसकी स्थिरता को एक साथ जिंदा कर देती है। और जमीन पर, अरे वाह, जमीन पर तो मानो स्वर्ग ही उतर आया है। यहाँ घने जंगल हैं, मन को सुकून देने वाले बगीचे हैं, हवा में लहलहाती हरी भरी खेती हैं और खुशहाली का वादा करते मॉनसून के घने बादल हैं। कवि के हिसाब से ये सब मिलकर ही तो भारत को धरती का स्वर्ग बनाते हैं। लेकिन भारत की सुंदरता सिर्फ इसकी प्रकृति तक ही नहीं है। अब हम कविता के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो यहाँ के लोगों और उनके मूल्यों की बात करता है। कवि यहाँ एक बहुत ही कमाल की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बाहर प्रकृति में ऊंचे पर्वत, नदियाँ और घने जंगल हैं, ठीक उसी तरह भारत के लोगों के दिलों के अंदर प्रेम, ममता और पवित्रता की धाराएं बहती हैं। और असली सुंदरता तो इन दोनों के मिलने से ही बनती है ना? कवि हमें बताते हैं कि यहाँ के लोगों में स्वाभाविक रूप से अच्छाई और दया का भाव है। यहाँ जिंदगी में पवित्रता और अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाया जाता है, और यही वो भूमि है जहाँ इंसान जीवन और मोक्ष दोनों का अनुभव कर सकता है। जब कवि ये सब बातें महसूस करते हैं तो जाहिर है उनके दिल में अपने देश के लिए प्रेम का एक सागर सा उमड़ पड़ता है। उनकी भावनाएं अब सिर्फ तारीफ तक नहीं रहती, बल्कि एक बहुत गहरे, एक पर्सनल रिश्ते में बदल जाती हैं। इन पंक्तियों में देखिए, कवि सीधे सीधे भारत से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे पूजा करने योग्य भारत, हे अभिनंदन करने योग्य भारत, मेरा सारा ममत्व, मेरा सारा स्नेह, मेरा सारा प्यार तुम में ही समा रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार होता है। अच्छा, कविता की खूबसूरती तो हमने समझ ली, पर अब बात करते हैं एग्जाम की, कि इस गहरी समझ को हम परीक्षा में अच्छे नंबरों में कैसे बदल सकते हैं। कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं जो इस कविता से अक्सर पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कि उनके सटीक जवाब कैसे लिखने हैं। पहला सवाल है, नभ का पट कैसे दिख रहा था? याद है, हमने अभी अभी मणिबद्ध नील नभ वाली पंक्ति पर बात की थी। क्या वो खूबसूरत कल्पना याद है आपको? जवाब लिखते वक्त हमें कवि की कल्पना के जो खास शब्द हैं उन्हें जरूर लिखना है। तो हम लिखेंगे, आकाश का पट मणियों से जड़े हुए एक विशाल और स्थिर नीले वस्त्र जैसा दिख रहा था। देखिए, ये जवाब छोटा है, पर इसमें सारी जरूरी बातें आ गई हैं। अगला जरूरी सवाल, भारत को रंग बिरंगे फूलों का उपवन क्यों कहा गया है?
ये सवाल सीधा सीधा भारत की विविधता की खूबसूरती से जुड़ा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला याद रखिए, बस 3 स्टेप्स का। पहला स्टेप, विविधता। भारत में अनेक धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। दूसरा स्टेप, समानता। सोचिए, जैसे एक बगीचे की खूबसूरती उसमें खिले अलग अलग तरह के फूलों से होती है। और तीसरा स्टेप, एकता। ठीक उसी तरह भारत की ये विविधता ही उसकी असली ताकत और सुंदरता है। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर लिख देंगे तो आपका जवाब परफेक्ट हो जाएगा। और अब आते हैं आखिरी सवाल पर, जो सीधा कवि की भावनाओं से जुड़ा है। भारत में ममता समाई हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा और बहुत ही प्यारा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कवि अपना सारा स्नेह, अपनी सारी ममता, अपना सारा प्यार भारत को दे रहे हैं। उनके लिए भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी अपनी माँ है, और एक बेटे का सारा प्यार अपनी इस भारत माँ के लिए ही तो है। तो आखिर में हम इस पूरी कविता का सार क्या निकाल सकते हैं? यही कि भारत की असली सुंदरता सिर्फ इसके पहाड़ों, नदियों और खेतों में नहीं है। इसकी सच्ची सुंदरता तो यहाँ के लोगों के प्रेम में, उनकी संस्कृति में और अनेकता में एकता की उस महान भावना में बसती है। और यही वो सोच है जिससे ये कविता हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बसा देती है।